मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुपलब्धये वन्दे तदुपलब्धये। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम नरक की चर्चा पूर्ण कर ही चुके हैं। मध्य लोक की चर्चा यहाँ से अपने को आगे प्रारंभ करनी है। किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी, बहुत मजेदार बातें थी और ये अधोलोक का जो ये प्रकरण है, ये पूरा का पूरा प्रकरण बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रकरण रहा अपने लिए। मैंने नई नई जानकारियाँ थी। कितने आश्चर्य की बात लगती है कि कोई भी नारकी जीव पहले दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर तो बन सकता है, लेकिन किसी भी नरक का कोई भी नारकी जीव निकलकर नारायण प्रति नारायण नहीं होता, चक्रवर्ती नहीं होता, बलदेव नहीं होता। कैसे आश्चर्य की बात लगती है। नरक जाने की पात्रता भी सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही होती है। असैनी जीवों में पंचेंद्रिय जीव कदाचित पहले नरक तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। माने देखिए आप, मन वाले जीवों में पाप करने की सामर्थ्य अधिक होती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव, ये जीव ज्यादा पाप नहीं कर सकते और ज्यादा पाप नहीं कर सकते इसलिए ज्यादा कर्म भी नहीं बांध सकते। सामर्थ्य नहीं है उनमें। माने एक इंद्रिय से ज्यादा पाप करने की सामर्थ्य दो इंद्रिय जीवों में है, दो इंद्रिय से ज्यादा तीन इंद्रिय जीवों में है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते सर्वाधिक पाप करने की सामर्थ्य सैनी पंचेंद्रिय जीवों में होती है। जो जीव सर्वाधिक पाप कर सकते हैं वे ही जीव उत्कृष्ट धर्म भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सैनी पंचेंद्रिय जीव ही नरकादिक में जाने की सामर्थ्य रखने के साथ साथ सिद्ध दशा को प्राप्त करने की पात्रता भी रखते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ मनुष्य गति के जीव। तो चलिए अपन यहाँ अधोलोक की चर्चा को पूर्ण करने के उपरांत अब वापस लौट करके आते हैं मध्य लोक की तरफ, जिसमें तिर्यक लोक का वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य लोक को तिर्यक लोक कहते हैं। ग्रंथ का पेज नंबर है 379। 379 पेज पर आचार्य कुंद स्वामी का ये उमा स्वामी का जो मूल सूत्र है वो 7वें नंबर के सूत्र के पहले ये उत्थानिका में लिखा है तिर्यक लोक का वर्णन। तिर्यक मतलब तिरछा। अधोलोक जो था उसमें चर्चा थी नीचे 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 नीचे, तब एक के नीचे एक था, वो अधो था। ऊर्ध्वलोक की जो चर्चा हुई उसमें क्या होगी आगे आएगी, वैसे चौथे अध्याय में चर्चा। उसमें कहा गया है जो ऊपर ऊपर है वे लोक हैं ऊर्ध्वलोक। जो नीचे नीचे है, नीचे कहते हैं अधो और ऊपर कहते हैं ऊर्ध्व। जो उत्तर उत्तर एक के ऊपर एक है वो ऊर्ध्वलोक है, जो एक के नीचे एक है वो अधो है, और जो ऊपर नीचे नहीं है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन चारों दिशाओं विदिशाओं आदि में फैला हुआ हो, ऐसा जो विस्तृत क्षेत्र है वो तिरछा होने की वजह से तिर्यक लोक कहलाता है, और मध्य में होने की वजह से इसे मध्य लोक भी कह देते हैं। तो तिर्यक लोक कहें या मध्य लोक कहें, एक ही बात है। इसी तरह से अधोलोक के भी दो नाम मिलते हैं। अधोलोक कहें या पाताल लोक कहें, एक ही बात है, ठीक है। और ऊर्ध्वलोक के भी स्वर्गलोक कहें, देवलोक कहें या ऊर्ध्वलोक कहें,
ये सब एकार्थवाची नाम है, पर्यायवाची नाम है। देखिए आप कैसी रचना है इस मध्यलोक की। अभी हम बात कर रहे हैं अपने वो जो 3 लोक का जो चित्र अपन ने देखा था, जो 3 डायमेंशनल चित्र था, उसमें सबसे सेंटर की बात कर रहे हैं हम। उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले हुआ ये मध्यलोक है, जिसमें लिखा है यहाँ सूत्र में जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। क्या कह रहे हैं? 7 नंबर का सूत्र है, बहुत सुंदर है, धार्मिक बात है। जम्बू द्वीप लवणोदादय, जम्बू द्वीप लवणोदादय है, शुभ नामानो, शुभ नामानो, शुभ नामों वाला द्वीप समुद्रा, द्वीप और समुद्र है। जम्बू द्वीप और लवण उदधि आदेय है, जम्बू द्वीप लवणोद आदेय है, लवण को आदि लेकर और जम्बू द्वीप को शुरू करके। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, द्वीपों में एक नाम ले लिया जम्बू द्वीप, समुद्रों में एक नाम ले लिया लवण समुद्र। एक द्वीप और एक समुद्र का नाम लेने के पश्चात इन्होंने कह दिया आदय है, आदि। आदय है ख्याल में आता है आप लोगों के? थोड़ी बहुत ये संस्कृत सूत्र किस तरह से संधि विच्छेद हमने किया। जम्बू द्वीप लवणोद, लवणोद, लवणोदादय है, जम्बू द्वीप लवण उदधि, उदधि मतलब होता है समुद्र, शुभ नामानो, शुभ नामों वाले द्वीप समुद्र, द्वीप और समुद्र हैं। माने जम्बू द्वीप आदि तो द्वीप हैं और लवण समुद्र आदि समुद्र हैं, और सबके सब शुभ नाम वाले हैं। देखिए इनके चूंकि स्वयंभू रमण पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र तिर्यक समभूमि पर तिरछे व्यवस्थित हैं, अतः इसको तिर्यक लोक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत माने अंत में स्वयंभू रमण है। जम्बू द्वीप तो पहला द्वीप है और अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। पहले समुद्र का नाम है लवण समुद्र और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप और उसको चारों तरफ से घेरे हुए स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। कितने असंख्यात द्वीप समुद्र, तिर्यक समभूमि पर तिरछे व्यवस्थित हैं, इसको तिर्यक लोक कहते हैं। आप क्या उस चीज को प्रैक्टिकल विजुअलाइज कर पा रहे हैं? मैं जो चीज बतलाना चाह रहा हूँ कौन सी जगह पर होगा ये? देखिए दोनों पैर फैलाकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर जो एक आकृति बनती है वो 3 लोक है, लोकाकृति है। फ्रंट से देखने पर लोक ऐसा ही दिखाई देता है, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखता है? पुरुषाकार। कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैलाकर और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर इस प्रकार की आकृति बनाता है या बनती है, उससे वह पुरुषाकार लोक है। ये फ्रंट है। बैक साइड में यह लोक सभी स्थानों से 7 राज्य फैला हुआ है और हमने यह बतलाया था आप लोगों को कि ये जो 7 राज्य बैक है इसमें फ्रंट से 3 राज्य छोड़ना और बैक से 3 राज्य वापस छोड़कर अंदर आना, तो सेंटर में जो 1 राज्य लंबा और 1 राज्य चौड़ा क्षेत्र है वो क्षेत्र ऊपर से नीचे तक
मान लीजिए कांच की हमने इस तरह की कोई एक आकृति बनाई, लोक की आकृति, जैन प्रतीक की आकृति हमने कोई बनाई मान लीजिए कांच की, तो उसमें सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जाकर हमने ऊपर से नीचे तक एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू की तरफ नाड़ी हमने बनाई। लोक के मध्य में वो तरफ नाड़ी है। वो जो तरफ नाड़ी है, समस्त तरफ जीव उसी में रहते हैं। स्वर्ग रचना भी उसी में है, नरक रचना भी उसी में है। ऊर्ध्व लोक और अधोलोक के जितने विभाग दिखाई देते हैं वो सब उसी में है। मध्य लोक की जितनी रचना दिखाई देती है, संख्यात द्वीप समुद्र आदि दिखाई देते हैं, ये सभी द्वीप समुद्र आदि भी उसी के बीच में। ठीक है। स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तक जो आकृति बनेगी वो संपूर्ण आकृति क्या है, कितने एरिया में है, एक राजू लंबे और एक राजू चौड़े एरिया में। क्लियर है यहाँ तक बात? अब ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में से सबसे पहले द्वीप और पहले समुद्र के संदर्भ में हम यहाँ थोड़ी बहुत बात करने जा रहे हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। उसके आर्यखंड में हम स्थान है। हमें अपने घर का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। 3 लोक इतना लंबा चौड़ा, उस 3 लोक में मध्य लोक बहुत छोटा सा एक प्लेन परत की जैसा, और उस मध्य लोक में भी असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। उन असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप है, और सबसे छोटा समुद्र लवण समुद्र है। ये सबसे छोटा द्वीप और सबसे छोटा समुद्र ये हमसे सबसे नजदीक है। उस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, और जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है। इसमें जो सबसे छोटा क्षेत्र है वो है भरत ऐरावत। दोनों बराबर है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। माने देखिए, असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे छोटा द्वीप जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अनेक क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र के भी 6 खंडों में से आर्य खंड का एरिया बहुत छोटा है, मलेच्छ खंड बहुत ज्यादा है, और उस आर्य खंड में भी बहुत बड़ी दुनिया है। उसमें से हमारी उपलब्ध दुनिया बहुत छोटे से हिस्से में आ जाती है, और उस उपलब्ध दुनिया में भी हम जिस देश में रहते हैं, जिस नगर, जिस सिटी में रहते हैं और जिस मकान में रहते हैं, वो तो बहुत 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 छोटा हो गया इस दुनिया के मुकाबले में। देखिए, 1 मिनट। हाँ, अपन आता है, नोटिस किया है आपने? क्या चीज? सब लोग कॉन्फ्रेंस में हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम लोग है। हाँ, कोई भी थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहे ना, जब पंडित जी भी पूछते हैं ना, तो कुशल जी अगर आप रख सको ना आपका अनम्यूट, तो ये डिस्टर्बेंस नहीं, मैं डिस्टर्बेंस की बात कर रही थी। बहुत ही आता है, आवाज सबको सुनाई देती है बराबर? आवाज बहुत आ रही है। आवाज वैसे शायद पंडित जी के यहाँ से ही है, और मैंने भी देखा यहाँ, और किसी से नहीं आ रही है आवाज। अच्छा, और तो किसी तरह की आवाज नहीं है, बस फैन चल रहा है, ये फैन की थोड़ी सी आवाज आ रही है। हाँ, बस वही आ रही है आवाज, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी क्लैरिटी है तो सुनाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन होना तो आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर पूछिएगा,
बेझिझक, इसमें किसी तरह का कोई संकोच वाली बात नहीं है। और ये विषय इसी प्रकार के हैं, आप जितना पूछेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा, और नहीं पूछेंगे तो फिर आगे वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरा लिंक है एक दूसरे से। और मैं तो ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति यदि कभी एब्सेंट रहते हैं, मान लीजिए किसी दिन स्वाध्याय में नहीं बैठ पाते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग को बिल्कुल सुनने के बाद ही दूसरे दिन स्वाध्याय में बैठें, जिससे वो लिंक बराबर बना रहे। देखिए आप क्या कहा है यहाँ पर, कितना बड़ा है ये जम्बूद्वीप, अभी उसकी पूरी चर्चा करने वाले हैं। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, मैं जानता हूँ वर्तमान विज्ञान को लेकर के, आधुनिक साइंस को लेकर के आप लोगों के चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं इसके संदर्भ में उठेंगी, अनेक प्रकार की जिज्ञासा आपके मन में होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जैन भूगोल की जो चर्चाएं हैं, शायद ये वर्तमान समय में घटित नहीं होती, सिद्ध नहीं होती। हम इसको कैसे प्रूव करें? हम कोशिश करें। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है कि जम्बूद्वीप आप बोले कि सबसे छोटा है, तो जो यहाँ जो समुद्र है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, उसमें जो आइलैंड्स है उसको क्या बोलते हैं? ये जो समुद्र दिखाई देते हैं, ये समुद्र तो वास्तव में जैन दर्शन और जैन शास्त्रों के हिसाब से अपने लवण समुद्र से निकला हुआ जल है, इनका जो एकत्रित हो गया है। तो जैसे झील बोलते हैं हम, वैसे झील जैसा है ये। हाँ जी, ऐसा छोटा सा तालाब बोल दिया आपने या झील बोल दी। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल इसी प्रकार का है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दूं तिलोय पर्णत्ती का। यति वृषभ आचार्य देव ने तिलोय पर्णत्ती ग्रंथ की रचना की, लगभग 2000 वर्ष पुरानी घटना है वो। और वो जो रचना हुई है, उस रचना में, उस कृति में बहुत बड़ी विशाल रचना है। आप समझिए लगभग 5,500-6 हजार गाथाएं हैं उसमें, 6000 गाथाएं हैं। आप इतना विशाल का एक ग्रंथ, और उसमें पूरा वर्णन इन्हीं सब विषयों के संदर्भ में दिया है। एक प्रकरण बहुत मार्मिक उसमें ऐसा आया, जिसमें ऐसा बतलाया गया कि वर्तमान में भरत क्षेत्र के आर्यखंड की जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी मध्य में से लगभग 1 योजन उठ गई है। 1 योजन को यदि अपन अभी कैलकुलेट करें, यदि मान लीजिए अपन जो अपने आधुनिक मापदंडों के हिसाब से, अपनी आधुनिक गणना के हिसाब से, अभी मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप लोग गहराई से यदि कोई समझना चाहें, पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन इतना कैलकुलेट किया हुआ है कि वो 6000 किलोमीटर करीब बैठता है। 4000 मील समझ लीजिए आप। यूएस में मील चलता है, कनाडा में किलोमीटर चलता है, हमारे यहाँ किलोमीटर चलता है। माने 6000 किलोमीटर, 4000 मील वो पृथ्वी आर्यखंड की मध्य से किन्हीं प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ऊपर उठ गई। ऊपर उठने का मतलब बिल्कुल बॉल की शेप में हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ या ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। इस तरह से वो बहुत बड़ा एरिया होता है। 4000 मील, 6000 किलोमीटर। ये जो उठी हुई जो पृथ्वी दिखाई देती है, इस पृथ्वी के मध्य से उठ जाने की वजह से जितनी अपनी जो दुनिया है, वर्तमान की दुनिया, ये सारी की सारी दुनिया सिमटकर उस उठे हुए ऊपरी भाग पर आ गई। और चारों ओर जो लवण समुद्र का जल था, वो जल नीचे खाई जैसी बन जाने से, नीचे झील, सरोवर, समुद्र जैसी जो भी बात कही ना, इस तरह की आकृति बन जाने से वो ऐसी आकृति बन गई, जिस आकृति के कारण मतलब वो सारा का सारा पानी वहीं फैल गया। वो समुद्र खड़े हो गए। वो तो पृथ्वी बीच में से उठ गई। और ये जो लवण समुद्र का जो जल, मतलब समझ लीजिए गंगा सिंधु नदियां हैं, ये गंगा सिंधु नदियां लवण समुद्र में जाकर के मिलती थी, हिमवन पर्वत से बहती हैं। और गंगा और सिंधु नदियों की सहायक नदियां हैं, 14 हजार सहायक नदियां हैं गंगा नदी और सिंधु नदियों की। तो उन सहायक नदियों के भी और उनसे निकले हुए नाले और उनसे निकला हुआ जो जल है,
वो सब चारों तरफ फैल जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब पानी ही पानी है चारों तरफ। आज भी यदि हम साइंस के भाषा में यदि बात करें तो वे ऐसा कहते हैं कि ये जो हमारे को समुद्र दिखते हैं, जो भी 3, 4, 5 समुद्रों की ये चर्चा करते हैं, ये कहते हैं ऐसा कि हमें इन समुद्रों का एंड नहीं मिलता। माने जहाँ तक साइंस और साइंटिस्ट लोगों ने खोजने का प्रयास किया है, वहाँ तक उनको सिर्फ लास्ट तक, एंड तक पानी ही पानी दिखाई दिया है। जो पृथ्वी और वर्तमान दुनिया के संदर्भ में, आधुनिक विश्व के संदर्भ में ऐसी परिकल्पना की जाती है एक ग्लोब के रूप में कि वो एक ग्लोब या बॉल की तरह पूरी दुनिया होगी, वस्तु स्थिति जैन दर्शन के हिसाब से ऐसी नहीं है। वो बॉल की तरह नहीं है, हाफ बॉल की तरह तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि मैंने आपको तिलोय प्रणति की गाथा के आधार पर यह बात कही कि वो अपनी आर्यखंड की भूमि एक योजन माने 4000 मील उठ गई है। आप सोचिए 238 योजन का विस्तार है आर्यखंड का, और यदि वो पृथ्वी मध्य में से कहीं बीच में से 1 योजन यदि उठ जाती है तो 238 योजन के मुकाबले में 1 योजन तो कुछ नहीं है। 1 योजन की हाइट हो जाने से, चारों तरफ पानी के फैल जाने से और मध्य में उठी हुई उस पृथ्वी के कारण ऐसी परिस्थिति बन गई कि वो चारों तरफ उस पृथ्वी के राउंड लगाया जा सकता है। माने चारों तरफ उसके घूम सकते हैं। आप ईस्ट से जाते हैं तो पूरा पृथ्वी के राउंड लगा करके वेस्ट से घूम करके आ सकते हैं। आप वेस्ट से जाएंगे तो पूरा घूम करके ईस्ट से आ सकते हैं। अगर पूर्व से की तरफ से आपने जाना चालू किया और घूम फिर करके आप पश्चिम की तरफ से आ गए, पश्चिम से आपने दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया और सभी देशों में चक्कर लगाते हुए आप पूर्व दिशा की ओर से वापस उसी स्थान पर आ गए, आपको ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी गोल है, गेंद की तरह गोल है, नींबू की तरह गोल है, नारंगी की तरह गोल है। लेकिन जैन दर्शन उस बात को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अभी हम यहाँ जम्बू द्वीप के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये परमानेंट ऐसे ही रहेगी? ये परमानेंट ऐसे ही नहीं रहेगी। 6वें काल के अंत में जब प्रलय आएगी तो ये 1 योजन तक की जो भूमि उठ गई है, यह भूमि वापस विलीन होकर के समतल हो जाएगी। और पंडित जी, आपने बताया कि हम वो 1 योजन में रह रहे हैं अभी, जो ऊपर उठाई है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, उतने ही एरिया में है। और तो बाकी के जो 238 योजन में क्या चल रहा है? पानी है मैक्सिमम स्थान पर तो, और अन्य स्थानों पर भी मनुष्य गति के जीव होने की संभावना है। अच्छा, है ना? मतलब जो साइंस में कई बार इस तरह की बातें आती है ना, न्यूज़पेपर्स में, कभी टीवी चैनल्स पर, डिस्कवरी वगैरह पे कहीं ऐसी आती है चर्चाएं जिनमें ऐसी बातें कही जाती हैं कि हमारे इस दुनिया के अलावा भी और कोई दुनिया होने की संभावना है, और भी ऐसा लगता है कि इसके अलावा या इसके बाहर भी कोई और दुनिया होगी, इसके बाहर भी कोई जगत होगा, इसके बाहर भी सृष्टि होगी, इसके बाहर भी मानव होने की संभावना है, जीवधारी या प्राणियों की सत्ता होने की संभावना है। कई बार एलियंस के रूप में तो इस तरह की बातें आती रहती है। बहुत सारी मूवी वगैरह इस तरह की बनी है। अभी लेटेस्ट 2-3 साल 5 साल पहले आई थी, कोई मिल गया, एक एलियंस से रिलेटेड मूवी। और इस तरह की पहले भी बहुत सारी मूवी आती रही हैं इसके से रिलेटेड। कई इस तरह की घटनाएं भी घटी हैं। वे सब क्या हैं उसके संदर्भ में तो कुछ अपन ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, हो सकता है वो कोई देव हो सकता है वे कोई विद्याधर आदि हो, क्योंकि विद्याधरों का सद्भाव भी है वर्तमान में। विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं जिनमें आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है। और हमारे भरत क्षेत्र के ही एक पार्ट है भरत क्षेत्र का ही, जिस भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जिस आर्यखंड में हम रहते हैं, इस आर्यखंड से ही जुड़ा हुआ एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। पहले तो अभी जम्बू द्वीप की रचना के संदर्भ में बात चल रही है ना एक्चुअल में, तो अपन जम्बू द्वीप को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद में जब अपन भरत क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे तो फिर भरत क्षेत्र में आर्यखंड, उसमें मिलेच्छ खंड, उसमें वृषभाचल पर्वत, विजयार्ध पर्वत, विद्याधरों की नगरियाँ, और बहुत सारे प्रकरण हैं, रोचक प्रकरण हैं, इंटरेस्टिंग हैं, जिनको सुनकर के अपने को अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है वो बहुत।
उनकी बातें अपन फिर बाद में आगे करेंगे। अभी तो यहाँ उमा स्वामी आचार्य देव ने इतना बतलाया मध्य लोक सामान्य का परिचय देते हुए कि ये जो मध्य लोक है जिसकी चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की है, इसमें जम्बू द्वीप से शुरू करके असंख्यात द्वीप हैं और लवण समुद्र से प्रारंभ करके असंख्यात समुद्र हैं। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि द्वीप को घेरे हुए समुद्र और समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए द्वीप हैं। मतलब इनकी रचना किस प्रकार से है। जो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों के संदर्भ में जो बात कह दी गई है वो किस प्रकार की रचना है। कैसे हैं असंख्यात द्वीप, कैसे हैं असंख्यात समुद्र हैं? तो सब राउंड में हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं, गोलाकार हैं, चौकोर नहीं है, तिकोने नहीं है। माने बड़ा इनका रचनात्मक जो स्वरूप है, क्योंकि ये अकृत्रिम है, इनका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी खत्म नहीं होते। माने प्रलय आ जाएगी तो उस प्रलय के काल में भी वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में प्रलय भी नहीं आती है। प्रलय जो आएगी छठवें काल के अंत में, एक काल का भी बहुत सुंदर प्रकरण है, हम काल के संदर्भ में भी डिस्कस करेंगे इसी अध्याय के अंतर्गत। माने जब अपन आगे चल करके बात करेंगे तो काल की भी चर्चा करेंगे। काल का स्वतंत्र प्रकरण है जिसमें भी आपको बहुत मजा आएगा उस पूरे प्रकरण में। माने पहले काल में लोग कितने बड़े होते थे, उनकी हाइट कितनी बड़ी होती थी, कम क्यों हो गई है, फिर आगे क्या होगा, छठवें काल की परिस्थितियां किस प्रकार की होगी, पंचम काल के अंत में क्या होगा, पहले दूसरे तीसरे काल में क्या होता था, भोग भूमि की क्या व्यवस्था होती है, कर्म भूमि की क्या व्यवस्था होती है। जब ये परिवर्तन होते हैं भोग भूमि और कर्म भूमि, उस दौरान कुलकर आदि की जो व्यवस्था होती है उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती है। युग परिवर्तन आदि के संदर्भ में काल क्रम से इस तरह के परिवर्तन की चर्चा भी हम यथा समय आगामी काल में करेंगे। अभी तो इतना हमारे ज्ञान का विषय बनना चाहिए कि जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया बहुत 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 बड़ी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया कितनी विशाल है। माने कभी कभी जब हम इन प्रकरणों को पढ़ते हैं तो हमारे को उन दिगंबर मुनिराजों की, उन संतों की, तपस्वियों की इतनी महिमा आती है। गजब कर दिया उन्होंने, क्या कमाल किया है। देखो तो सही आप, जंगल की गुफा में बैठे हुए बिना लेबोरेटरी के, बिना रिसर्च सेंटर के, बिना किसी बाहरी उपकरण साधन के, और उन्होंने ऐसी शोध खोज करके सामने रख दी है जिसको शोध खोज करने में आज के वैज्ञानिकों को पसीना आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। लेकिन उसके पास अवधि ज्ञान था नहीं। हाँ वही तो, वही बात हम कहना चाह रहे हैं। हम वर्तमान में किसी वैज्ञानिकों की निंदा आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं। कोई मेरे इस प्रकरण से मतलब को अदरवाइज न लेवे। यदि कोई साइंटिस्ट हो, यदि कोई इस फील्ड में लगे हुए हों शोध खोज के कार्यों में, क्योंकि इस संदर्भ में मेरी बहुत, हमारे यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी भी थोड़े समय पहले, 5 महीने हो गए, दिसंबर की बात है। 2 दिन का कार्यक्रम था अहमदाबाद में और काफ़ी साइंटिस्ट लोग आए हुए थे और इसी टॉपिक के संदर्भ में मेरा वहाँ लेक्चर भी था। उन्होंने स्पेशली इसी के संदर्भ में बुलाया था और सबके बीच में काफ़ी चर्चा हुई। करीब 18-20 तो साइंटिस्ट थे उसमें, अलग अलग फील्ड के। तो सब लोगों को जिज्ञासा तो रहती है। सब लोग जैन थे उसके अंदर, मैक्सिमम लोग दिगंबर श्वेतांबर सब मिक्स थे, सभी लोग थे। तो अपने को किसी की निंदा आलोचना की बात नहीं है, हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं सब, मतलब समझ लीजिए आप। हम आगम को भी झूठा नहीं कह सकते और हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम वर्तमान में शोध खोज करने वालों को भी झूठा कहें। वे शोध खोज में लगे हुए हैं, ठीक है। विज्ञान उसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा बतलाता हूँ मैं अपने शब्दों में आपको। विज्ञान किसे कहते हैं? निरंतर सत्य की खोज की दिशा में प्रयासरत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
निरंतर प्रयासरत है विज्ञान। किसके लिए प्रयास कर रहा है? वैज्ञानिक किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? उनकी शोध किसके लिए चल रही है? सत्य के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए। वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बात अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक आज जो बात कहता है, दूसरे कुछ काल बाद में फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक आ जाता है, कोई दूसरे साइंटिस्ट, दूसरे रिसर्च करने वाले लोग जब सामने आते हैं, वो कोई नया पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और कोई नई बात, नया सिद्धांत सामने आ जाता है। अभी बिग बैंग के संदर्भ में जो अभी रिसर्च हुए हैं, जिनेवा में जो हुए हैं, वो सबके ज्ञान का विषय है ना। काफी बहुत बड़ा काम रहा और बरसों से उसके संदर्भ में रिसर्च चल रही थी। और वो तो गॉड पार्टिकल की बात कहने लग गए। वो तो ऐसा कहने लग गए कि हमने वो कण खोज लिया है जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, यानी वो किस तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई होगी, इस तरह का भी वे लोग दावा करने लगे हैं। पृथ्वी के घूमने और नहीं घूमने के संदर्भ में भी बहुत सारे तर्क प्राचीन काल से ही चलते रहे हैं। और यदि मैं बात करूं आपसे लगभग 400 वर्ष पहले तक की, तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता था कि यह पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद में युग बदला, समय बदला, कुछ लोग सामने ऐसे आए जिन्होंने पृथ्वी को भ्रमणशील बतलाया, अपनी दूरी पर घूमने वाला बतलाया, नए सिद्धांत बतलाए। और आज भी लंदन में फ्लैट अर्थ सोसाइटी के नाम से एक संस्था कार्य कर रही है, जो इसी प्रयासों में जुटी हुई है वैज्ञानिकों के माध्यम से कि यह पृथ्वी स्थिर है, यह पृथ्वी घूमती नहीं है। हमारा यहाँ विषय विज्ञान का विषय नहीं है, हमें तो जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात करनी है। आगम निश्चित रूप से शंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह वीतरागियों की वाणी है। सत्य महाव्रत के धनी वीतरागी संतों के माध्यम से प्रतिपादित यह बात निश्चित तौर पर सत्य ही है। इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है कि हम शंका खड़ी करें। फिर भी यदि किसी के मन में कोई भाव जगता हो इस पूरे विषय के संदर्भ में, न केवल आज, क्योंकि ये विषय तो काफी लंबा चलने वाला है, जब भी कोई ऐसी शंका आप लोगों के हृदय में उठे, जिज्ञासा भाव से आप अवश्य उस शंका को सामने रखें। हम यथासंभव आगम के आलोक में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बोलिए। मेरा ख्याल है संजय जी कि जो आज का जो भूगोल है तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो उसकी बात हमें करना ही नहीं चाहिए। जैन धर्म का काल है, धनुषाया है, उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छा। मैं तो सहमत हूँ आपसे। मैं नाम जान सकता हूँ आपका वैसा? जी, मेरा नाम है कुशल जैन। कुशल जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, पहले भी बात हुई है आपसे। मैंने आपके मत का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, लेकिन सभी लोगों के विचार तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना। नियम सार में आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है, नाना जीवा नाना कम्मा। दो व्यक्तियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, उनके भाव, परिणाम, विचार, गति, आगति, सब चीजें, कर्म का उदय, परिस्थितियाँ, सब न्यारी न्यारी है। तो इसलिए मैं तो सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता हूँ। मैंने आगम के प्रति श्रद्धा न केवल मेरे हृदय में, अभी तो हर सुनने वाले के हृदय में। और कम से कम जब ये विषय चल रहे हैं, तो मैं तो जब भी यहाँ हिंदुस्तान में भी जहाँ भी मैं ये विषय चलाता हूँ, युवा लोग बहुत आते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं, बहुत इंटरेस्ट से इन सब बातों को सुनते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जैन दर्शन क्या कहता है, जैन फिलॉसफी क्या कहती है आखिर इस चीज के बारे में, सृष्टि के बारे में, दुनिया के बारे में जैन मत क्या है। एक बार सुने तो सही, हम जाने तो सही। बहुत सारे लोग तर्क भी करते हैं। मैं तो कलकत्ता में, बॉम्बे में, मुंबई में, बेंगलोर, मतलब सब तरफ काफी इसके संदर्भ में मैंने डिस्कस किए हैं। और यहाँ इंडिया की काफी युवा पीढ़ी को इन सब विषयों के संदर्भ में तर्क वितर्क और रुचि से सुनते, सीखते, समझते, पढ़ते देखा है। खूब तर्क करते हैं लोग और फिर मेरे से चर्चा करते हैं, फिर गूगल पे सर्च मारते हैं, फिर सर्च करके फिर डिस्कस करते हैं। आप ऐसा कह रहे हो, वहाँ ऐसा है, ये ऐसा है, तो फिर ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, फिर दिन रात कैसे होते हैं, फिर ऐसा कैसे होगा।
फिर मौसम कैसे बदल रहे हैं, फिर वहाँ 6 महीने दिन रात कैसे होते हैं, सब बड़ा मजा आता है इन सब विषयों में। वितरागियों की बातें गलत कैसे हो सकती है? बात तो श्रद्धा की है। एक्चुअल में क्या है, आप जिस एज में हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, और आप लोग श्रद्धा से सुन रहे हैं, आप लोगों को भरोसा है इस बात पर। लेकिन यदि आज आप अपने ही घर की युवा पीढ़ी से यदि बात करेंगे, 18-20 साल के बच्चे से, बालक से यदि आप बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब समझिए आप 15 से 25 के बीच में, 15 से 30 साल की एज ग्रुप के बीच वालों से यदि आप डिस्कस करेंगे, तो शायद वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ और ही पढ़ रखा है। उन्होंने भी तो पूरी साइंस पढ़ रखी है ना। उन्हें से हम बतलाते हैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा है हमने, किस तरह की बातें सीखी है। अब मैं उन लोगों को हमेशा यही कहता हूँ, आज शायद नहीं होंगे कोई भी युवा लोग, हो सकता है कुछ हो साथ में, प्रतीक भाई वगैरह, अंकित भाई वगैरह कुछ रहते हैं साथ में। मैंने देखो, मैं ये बात कहता हूँ हमेशा कि आपने साइंस पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है आपने, 12-15 साल कंटिन्यू आप पढ़ते रहे। जब से भी स्टार्ट की हो, क्लास फर्स्ट से यदि आपने साइंस पढ़ना शुरू किया है, तो आपके माइंड में वो साइंस की जो थ्योरी है साइंटिस्ट लोगों की, वो सब आपके दिमाग में आपके टीचर्स के माध्यम से फीड की जाती रही, और कंटिन्यू आप उसी बात को सुनते रहे, उसी बात को दोहराते रहे, उसी बात को रटते रहे, याद करते रहे, और एग्जाम में उनके जवाब देते रहे। कितने सालों तक, जब तक आपने साइंस पढ़ी, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल, और किसी ने साइंस मैथमेटिक्स ली हो, जो भी साइंस सब्जेक्ट रहा हो किसी के पास में, तो वो और ज़्यादा भी वही पढ़ा ना। कभी अपने टीचर से उस चीज़ के संदर्भ में कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की, ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों बतलाते हो। जैसा टीचर ने बतलाया, जैसा पढ़ाया, हमने कहा यस सर, ओके। जैसा उन्होंने बतलाया, हमने ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमने कोई तर्क नहीं किया। जैसा जैसा वो बताते रहे, जैसा जैसा हमने किताब में पढ़ा, वैसा वैसा हम मानते रहे, शांत भाव से। अब मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ इस संदर्भ में कहता हूँ युवा पीढ़ी से, जो लोग सुन रहे होंगे या भविष्य में कभी सुनेंगे इसकी रिकॉर्डिंग, या आगे कभी हो, या आपसे कभी डिस्कस करें, तो आप सिर्फ हमेशा ये बात बतलाएं उन्हें, ये चीज़ें सिखाते समय कि देखो बेटा, आपने 15 साल वो चीज़ पढ़ी है ना, अब हमारे कहने से 15 दिन एक बार बिना आर्ग्यूमेंट किए हुए जैन फिलॉसफी को समझ लो। आप एक बार इस चीज को समझो तो सही, ये क्या कह रहे हैं, फिर निर्णय आप करना, क्या सच है और क्या झूठ है। अभी तो आपने एक ही पक्ष पढ़ा है ना, अभी आपने दूसरा पक्ष तो देखा ही नहीं है। आप आगम की चर्चा, हमने यहाँ पहला सूत्र मध्यलोक के संदर्भ में शुरू किया, जम्बू द्वीप लवणो व्यादे शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, और आप यदि यहाँ तर्क करने लगेंगे तो आप जैन फिलॉसफी को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए बहुत शांत भाव से, वितराग भाव से एक बार समझे क्या है। जिज्ञासा से कोई प्रश्न खड़े होते हैं, उनका समाधान 100%, क्योंकि सही तो यही है बात। उनका सूक्ष्म ज्ञान और इनका अंदर का दिव्य ज्ञान, कैसे बराबरी हो सकती है दोनों चीजों की। ये दोनों चीजें आपस में मेल ही नहीं खा सकती हैं। वो वैज्ञानिक लोग कितने 100 सिर के हो जाएं तो वितरागी मुनिराजों की, संतों की बराबरी नहीं कर सकते, ज्ञान और सूक्ष्म की बराबरी नहीं कर सकते। ये दिव्य ज्ञान है उनका। मेरे को तो ये सोच सोच करके बहुत महिमा आती है उन संतों की कि कुछ नहीं था उनके पास में, जंगल में बैठे हैं, शांत भाव से बैठे हुए हैं, वीतरागी हैं, हाथ में कुछ नहीं है, कुछ साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, और सूर्य चंद्र आदि के बारे में, द्वीप समुद्रों के बारे में एक कितना गहन और सूक्ष्मता से उनका विवेचन कर दिया है। तो गजब लगता है, चमत्कार है, ये सब ज्ञान का चमत्कार है। मैं जब कभी ये बात करता हूँ, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग, क्योंकि अपने यहाँ तो क्या है, ये प्रवचन का और क्लास वगैरह का फील्ड इस प्रकार का है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी का भी कोई लेवल नहीं है, कोई स्तर नहीं है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कोई व्यक्ति यदि 10th क्लास में है तो जितने भी स्टूडेंट उस क्लास में बैठेंगे वो सब 10th स्टैंडर्ड के होंगे, जो 9th क्लास पास कर चुके होंगे। कोई 12th में है तो सारे 12th वाले ही बैठेंगे। कोई लेक्चरर यदि समझा रहा है, मान लीजिए कॉलेज में है, एमकॉम की क्लास चल रही है, तो सारे एमकॉम के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे उसमें। लेकिन अपने साथ में क्या है, यहाँ
फर्स्ट क्लास वाले भी हैं, एमए वाले भी हैं, कर्णानुयोग के प्रति रुचि रखने वाले भी हैं, कर्णानुयोग के विषय को नीरस कहने वाले भी हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे मजा आ गया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, इससे अपना क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, इससे हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों पढ़े इन सब विषयों को। तो अपने पास जो ऑडियंस है अपनी, वो सब मिक्स है और अपने को सबको साथ में लेकर के चलना है। बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग, युवा लोग अलग प्रकार के तर्क करते हैं, तो बुजुर्गों के तर्क अलग प्रकार के होते हैं। कुछ अध्यात्मवादियों के, द्रव्यानुयोग विशेष पढ़ने वालों के अलग प्रकार के तर्क होते हैं। वे कहते हैं अरे ये क्या है, ये सब बेकार की बातें, इनसे क्या लेना देना है, आत्मा की बात करो, आप तो अतीन्द्रिय आनंद की बात करो, सम्यक दर्शन की चर्चा करो, मोक्ष मार्ग की चर्चा करो, इन चर्चाओं में क्या लेना देना है, इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। अरे भाई साहब, इससे ज्ञान की महिमा आ रही है, इससे वीतरागता की महिमा आ रही है, इससे दिव्य ज्ञान की महिमा आ रही है, इससे बाहरी मशीनरी के ज्ञान की नहीं, इससे हमारे चित्त में अंदर का जो ज्ञान है, जिनके हृदय में कंप्यूटर की महिमा, इंटरनेट की महिमा और इन सब वैज्ञानिक चमत्कारों की महिमा बहुत ज्यादा हो, उन व्यक्तियों के हृदय में इन बातों को सुनने से उससे ज्यादा महिमा आती है ज्ञान की। ओहो, आप देखिए, यदि इंटरनेट पर हम वर्क कर रहे हैं, एकदम सर्वर डाउन हो गया, एकदम कनेक्शन नहीं मिल रहा है इंटरनेट का, मतलब समझिए लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, एकदम सब कुछ नहीं कर सकते फिर हम लैपटॉप पर, कंप्यूटर फेल हो गया हमारा। और लेकिन ये जो ध्यान वाला जो ये कंप्यूटर जो चल रहा है अंदर में, वो कैसा जबरदस्त है, दिव्य ज्ञान की महिमा आती है। और ये सारी की सारी बातें केवल ज्ञान से चली आई है, तो केवल ज्ञान की महिमा आती है। और केवल ज्ञान तो ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय मात्र है। केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्याय प्रति समय उस ज्ञान गुण में से निकलती रहे, ऐसा ज्ञान गुण है मेरे पास में। और वो ज्ञान तो एक रत्न है, ज्ञान जैसे भी अनंत रत्न मेरे पास में मौजूद हैं। जरा देखो तो सही अपने स्वभाव की कैसी महिमा आती है। माने इस चर्चा को सुनकर पढ़कर भी हमारे को ज्ञायत की महिमा आती है। पहुंचना तो वही है, सारभूत तो वही है। गेहूं की महिमा के लिए गेहूं को थोड़ी ना जानना है, ज्ञायत की महिमा आनी चाहिए। भोजन भूत तो ज्ञायत की महिमा है। ये सब ज्ञेय है, जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये सब ज्ञेय है। ये पूरा का पूरा तीसरा और चौथा अध्याय, ये सब ज्ञेय प्रधान है। इनमें ज्ञेयों की चर्चा की गई है। क्या होगा उससे बतलाओ। हमें आत्मा की महिमा लानी है। अब आत्मा कहते रहने से तो आत्मा की महिमा नहीं आएगी ना। ज्ञान की चर्चा करने से तो आत्मा की महिमा नहीं आएगी ना। ज्ञान का स्वरूप देखो, ज्ञान की महिमा देखो, ठीक है ना। मोह की महिमा तो आती है, आत्मा की महिमा नहीं आती। अपनी ही महिमा न आई तो अपनी महिमा के लिए है ये। आज जब हम बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं मेरे सामने, अरे साहब पता है आपको, साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है बिना चने जल में कितने जीव होते हैं। आप लोगों को पता है या नहीं? पढ़ा है इसका हमने। बिना चने जल की एक बूंद में कितने जीव हैं? असंख्य। तो जैन दर्शन के हिसाब से वैज्ञानिकों ने गिन करके बतलाए हैं, प्रूव किए हैं। बिना छने जल की एक बूंद उन्होंने ली और उस एक बूंद में सूक्ष्मदर्शी से देखकर गिनकर 36,450 जीव गिने हैं। 36,450 एक बूंद में। बहुत जगह मिल जाएगी आपको ये चर्चा। तो अपने को बहुत महिमा आती हो वैज्ञानिक लोगों ने भी। अब एक बूंद में इतने हैं तो फिर पूरे गिलास में कितने होंगे? अब बिना चने जल की एक बाल्टी से नहाएं हम, उसमें कितने जीव होंगे, कितनों की हिंसा होगी। अभी ये जो 36,450 की बात साइंस में कही, प्रूफ हुई, इसकी बहुत महिमा आई हमारे को। अरे हम कह रहे हैं जैन दर्शन तो अनादिकाल से कह रहे हैं। ऋषभ देव ने तो अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात कही थी, समूह शरण में ये बात कही थी।
असंख्यात जीव बतलाए गए हैं तुम्हारे को, मतलब विज्ञान से वो बात प्रूफ हो जाए तो आपको महिमा आती है, लेकिन यदि ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है तो वो बात हमारे गले नहीं उतरती है। हमारे को इन सब विषयों की स्वीकृति हो, लेकिन शास्त्राधार से हो, विज्ञान की वजह से नहीं हो, मैं ये चाहता हूँ। हमारी श्रद्धा का आधार विज्ञान नहीं होना चाहिए, हमारी श्रद्धा का आधार आगम होना चाहिए। आज तो शुरू किया है हमने इस विषय को, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कई दिन तक चलेगा। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होगी उनकी भी हम चर्चा करेंगे। समय अपना हो गया है, मैं इसलिए विषय को यहीं विराम देता हूँ। कल इस विषय को और बढ़ाएंगे और चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। अभिजनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ धोत, सदा देत हूँ। 9 वाणी में